हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार CGPSC चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम छत्तीसगढ़ का इतिहास स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने आपका मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश तक पढ़ लिया था। अब कलचुरी वंश की एक और शाखा है, जिस शाखा का नाम है हमारा रायपुर शाखा। उसका आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए, कलचुरी वंश। कलचुरी वंश की हम लोगों ने रतनपुर शाखा में बहुत सारे राजाओं को पढ़ा है ना। जैसे कि हमारे अंतिम राजा थे हमारे रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, जिसको आपका अपदस्थ कर दिया गया था मराठाओं द्वारा। और हमारा कलचुरी वंश की जो रायपुर शाखा है, उस शाखा का विभाजन कैसे हुआ, इस पर बहुत से इतिहासकारों द्वारा अलग अलग मान्यताएं दी गई हैं कि इनका विभाजन किसके शासनकाल में हुआ है। तो हम देखते हैं कलचुरी वंश का जो हमारा कौन सी शाखा है, रायपुर शाखा। इसमें आपका देखिए कई अलग अलग व्यक्तियों ने आपको अलग अलग विचारधाराएं दी हैं। जैसे है आपका मिस्टर कनिंघम ने यह विचारधारा दिया है कि रायपुर शाखा का विभाजन एक और है हमारे बापू रेवर आपने बताया है कि कलचुरी के रायपुर शाखा का विभाजन वीर सिंह देव के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुआ? वीर सिंह देव के शासनकाल में हुआ। और मिस्टर कनिंघम ने बताया है कि यह आपका विभाजन सिंहण देव के शासनकाल में हुआ है। किसके शासनकाल में? सिंहण देव के शासनकाल में। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। मिस्टर कनिंघम का मानना है कि रायपुर शाखा का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? सिंहण देव के शासनकाल में। और बापू रेवाराम का मानना है कि किसके शासनकाल में हुआ है? वीर सिंह देव के शासनकाल में। इसके बाद अन्य आपके इतिहासकार कहते हैं कि यह आपका केशव देव के शासनकाल में हुआ है। केशव देव के शासनकाल में हुआ ऐसे बताया जाता है। इसी कारण केशव देव ने प्रथम राजा बना किस शाखा का? रायपुर शाखा का। और यही आपका ज्यादा मान्यता है कि आपका रायपुर शाखा का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ है? तो केशव देव के शासनकाल में हुआ। और केशव देव हमारे रायपुर शाखा के प्रथम क्या बने हैं? राजा बने। वैसे अगर देखें तो वीर सिंह देव का आपका बड़ा भाई था कौन? केशव देव। ठीक है, इसी कारण इसका आपका इतिहास ज्यादा मान्यता है आपका कि रायपुर शाखा का विभाजन हमारा हुआ है किसके शासनकाल में? केशव देव के शासनकाल में। अब चलिए हम देखते हैं कि रायपुर शाखा में कौन कौन से व्यक्तियों ने शासन किया। हमारे पहले राजा हैं कौन? केशव देव। ठीक है, तो रायपुर शाखा में केशव देव के ही आपका प्रथम शासक है। यह हमारा क्या है? हमारा प्रथम शासक है हमारा कौन? केशव देव। और केशव देव ने इस वंश का आपका रायपुर शाखा का क्या किया है? निर्माण किया है। इन्होंने अपनी राजधानी खल्लारी को रखा था। किसको रखा था भाई? खल्लारी को अपनी राजधानी बनाया था। और खल्लारी आपका कौन से जिले में आता है? महासमुंद जिले में। तो याद रखना, ये मोस्ट IMP है कि कलचुरियों की जो रायपुर शाखा है उसकी प्रथम राजधानी आपका कहाँ मिलती है? खल्लारी। और किसके शासनकाल में मिलती है? तो केशव देव के शासनकाल में। प्लस केशव देव ने यहाँ पे खल्लारी माता का मंदिर बनाया। यहाँ पे कौन से माता का मंदिर बनाया? खल्लारी माता का मंदिर बनाया। किस व्यक्ति ने भाई? केशव देव।
तो इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है कि रायपुर शाखा के प्रथम शासक केशव देव ने आपका अपनी राजधानी कहाँ रखी, तो खल्लारी में रखी। और खल्लारी में एक मंदिर निर्माण किया जिस मंदिर का क्या नाम है, खल्लारी माता का मंदिर। केशव देव का उत्तराधिकारी बनता है रामचंद्र देव। कौन बनता है भाई, रामचंद्र देव बनता है किसका उत्तराधिकारी, केशव देव का उत्तराधिकारी। रामचंद्र देव के बारे से देखें तो रामचंद्र देव ने इनके अपने बेटे का नाम था, इनके बेटे का नाम था ब्रह्मदेव। क्या नाम था, ब्रह्मदेव नाम था आपका रामचंद्र देव के बेटे का नाम। और ब्रह्मदेव के नाम पर ही इन्होंने एक शहर निर्माण किया। इन्होंने क्या निर्माण किया, शहर निर्माण किया। और शहर को हम आज जानते हैं किस नाम से, हमारी छत्तीसगढ़ की आपका राजधानी रायपुर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रायपुर शहर के निर्माणकर्ता कौन है, तो हमारे रामचंद्र देव हैं। किसके नाम पर आपको इसका निर्माण किया गया है, तो ब्रह्मदेव के नाम पर। इस क्वेश्चन को बहुत बार आपका घुमा घुमा के पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है आपका रामचंद्र देव ने अपने बेटे ब्रह्मदेव राय के नाम पर आपका एक शहर निर्माण किया, जिस शहर का क्या नाम है आपका, रायपुर शहर है। क्लियर है बातें। अब जैसे ही आपका रामचंद्र देव का है, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनेगा कौन भाई, इनका बेटा ब्रह्मदेव। कौन बनेगा, ब्रह्मदेव राय हमारा राजा बनेगा। नेक्स्ट आपका किसका उत्तराधिकारी बनेगा, रामचंद्र देव का। चलिए देखिए ब्रह्मदेव के बारे से देखिए, ब्रह्मदेव राय ने क्या किया, अपनी राजधानी ट्रांसफर की। इन्होंने राजधानी स्थानांतरित करके इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया भाई, रायपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। किस व्यक्ति ने, ब्रह्मदेव राय ने। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि रायपुर को किस कलचुरी राजा ने अपनी राजधानी बनाई है, तो ब्रह्मदेव राय ने बनाई है। लेकिन रायपुर शहर का निर्माण करता कौन है पूछेगा तो रामचंद्र देव है। रायपुर शहर का निर्माण किसके नाम पर किया गया है, तो ब्रह्मदेव राय के नाम पर किया गया है। रायपुर शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो ब्रह्मदेव राय ने बनाया है। क्लियर है बातें। इसके बाद और देखिए, इसका एक सामंत था, मित्र था देवपाल मोची। क्या नाम था इसका, देवपाल मोची नाम के एक सामंत है इनका। इन्होंने 1415 ईस्वी में, किसमें भाई, 1415 ईस्वी में एक मंदिर बनवाया खल्लारी में। कहाँ पे मंदिर बनाया, खल्लारी में एक मंदिर बनाया, नारायण भगवान का मंदिर। किस भगवान का मंदिर बनवाया, नारायण भगवान का मंदिर बनाया आपका। किस व्यक्ति ने, देवपाल मोची ने। और किसके शासनकाल में यह हुआ है जी, ब्रह्मदेव राय के शासनकाल में। क्लियर है बातें। ब्रह्मदेव राय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, तो रायपुर स्थानांतरित की। और इनके सामंत का क्या नाम है, तो देवपाल मोची नाम है। और इन्होंने 1415 ईस्वी में एक मंदिर निर्माण किया खल्लारी में, जिस मंदिर का क्या नाम है, नारायण भगवान का मंदिर है, जो कि किस आपका जगह पे है भाई, खल्लारी में। और ब्रह्मदेव राय के बाद आपका अन्य हमें राजा मिलेगा क्या, अमर सिंह। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे ब्रह्मदेव राय तक आए थे हम। ब्रह्मदेव राय के बारे से वही फैक्ट है, राजधानी रायपुर स्थानांतरित की। ब्रह्मदेव ने फणिनाग वंश के, कौन से वंश के, फणिनाग वंश के, जो कि कवर्धा क्षेत्र में हमारा शासन कर रहे थे। इस वंश के एक राजा को परास्त किया था इन्होंने, जिसका नाम था मोनिंग देव। क्या नाम था, मोनिंग देव को परास्त किया था आपका किसने, ब्रह्मदेव राय ने। मोनिंग देव आपका राजा था कौन से वंश का, फणिनाग वंश का, जो कि कहाँ पे शासन कर रहे थे, कवर्धा में। तो इस क्वेश्चन को भी कई बार आपका स्टेट सर्विस एग्जाम में पूछा गया है कि
कि फड़ी नागवंशी राजा मोहिनी देव को किस आपका कलचुरी राजा ने परास्त किया है, तो ब्रह्मदेव राय ने परास्त किया है। ब्रह्मदेव राय के बाद यह वंश आगे बढ़ता है और इनका उत्तराधिकारी बनता है अमर सिंह। कौन बनता है भाई? अमर सिंह उत्तराधिकारी बना और अमर सिंह का आपका यह अंतिम कलचुरी शासक है। कौन से शाखा का? रायपुर शाखा का। इनके शासन काल में 1750 ईस्वी में मराठा आक्रमण हुआ और मराठा आक्रमण किया गया था आपका रघुजी द्वितीय के द्वारा। रघुजी द्वितीय के द्वारा और रघुजी द्वितीय और अमर सिंह के बीच 1750 ईस्वी में लड़ाई हुई, जिसमें आपका अमर सिंह ने समर्पण कर दिया आपका किसको? आपका रघुजी द्वितीय को। तो रघुजी द्वितीय को उन्होंने समर्पण कर दिया और समर्पण करने के फलस्वरूप हमारा रायपुर शाखा भी अब किसके हाथ में चला गया? मराठाओं के हाथ में चला गया। जिस प्रकार हम देखे थे हमारे रतनपुर शाखा का आपका अंतिम राजा आपका कौन था? रघुनाथ सिंह। और रघुनाथ सिंह एक आपका वृद्ध शासक थे, कमजोर शासक थे। उनके शासनकाल में 1741 में आपका भास्कर पंथ का आक्रमण हुआ और भास्कर पंथ के आक्रमण से आपका हमारा रतनपुर शाखा आपका जीत लिया गया मराठा द्वारा, है ना। उसी तरह से रायपुर शाखा का अमर सिंह अंतिम राजा हुआ और 1750 ईस्वी में मराठा आक्रमण हुआ रघुजी द्वितीय का और अमर सिंह भी एक कमजोर शासक निकला। इन्होंने भी समर्पण कर दिया था किसको? रघुजी द्वितीय को। इसके बाद आपके एक और राजा तो मिलता है मिलने के लिए शिवराज सिंह। शिवराज सिंह, लेकिन शिवराज सिंह जैसे ही राजा बनता है आपका मराठा राजा बिंबाजी भोसला। बिंबाजी भोसला। बिंबाजी भोसला ने आपका शिवराज सिंह को अपदस्थ करके आपका प्रत्यक्ष शासन की क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। तो इस तरह से 700 से 750 सालों तक शासन करने वाला आपका कलचुरी राजवंश हमारा आपका हार जाता है किनके आगे? मराठों के आगे हार जाते हैं और अब हमारे छत्तीसगढ़ में अधिपत्य स्थापना कर लेते हैं कौन लोग? मराठा लोग। ठीक है, तो ये रहा हमारे कलचुरी वंश का इतिहास। इससे बहुत सारे आपका प्रश्न पूछे जाते हैं जिसको आपका याद रखना है और स्टेट सर्विस एग्जाम में तो यहाँ के राजाओं से आपका रिलेट करके बहुत सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम इसके बाद आपका इस वंश के प्रशासन और अन्य आपका चीज़ों पर चर्चा करेंगे। चलिए अब हम कलचुरी वंश के आपका प्रशासन के बारे से कुछ जानकारियाँ रखते हैं, है ना। पहले तो इनके जो आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है उसको हम देखते हैं। कलचुरी वंश की हमें 5 राजधानियां मिलती हैं। कितनी राजधानियां भाई? 5 राजधानियां मिलती है और आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी क्या थी? कलचुरी वंश की आपका रतनपुर किसने राजधानी बनाया? रायपुर को किसने राजधानी बनाया? तो उसको एक सीक्वेंस में हम याद कर लेते हैं कि किस शासक ने कहाँ पे आपका राजधानी स्थापना किया है। जैसे हम देखते हैं कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी, कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी बना था तुम्मान। कौन बना था भाई? तुम्मान। और तुम्मान किस जिले में है जी? कोरबा जिले क्षेत्र में है आपका। और तुम्मान को राजधानी बनाया किस शासक ने है? तो याद रखना है कलचुरी वंश के संस्थापक कलिंगराज ने। क्लियर है बात? कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी मिलती है हमें तुम्मान, जो कि कोरबा क्षेत्र है और इसको बनाया था आपका किसने? कलिंगराज ने बनाया था। ठीक है, कलचुरियों की हमें दूसरी राजधानी मिलती है, द्वितीय राजधानी रतनपुर। कहाँ मिलता है भाई?
रतनपुर मिलता है इसकी दूसरी राजधानी। और रतनपुर हमारा कौन से क्षेत्र में आता है? बिलासपुर क्षेत्र में। और रतनपुर राजधानी ले गए था कौन सा शासक? रत्नदेव प्रथम। तो आप याद रखना है, कलचुरियों की दूसरी राजधानी मिलती है हमें रतनपुर, जो कि कौन से क्षेत्र में है? बिलासपुर क्षेत्र में। और किस राजा ने ले गया था? तो रत्नदेव प्रथम ने ले गया था। इसके बाद कलचुरियों की तीसरी राजधानी मिलती है हमें। तीसरी राजधानी आपका छुरी कोसगई। क्या मिलती है भाई? छुरी कोसगई मिलती है इनकी तीसरी राजधानी। और छुरी कोसगई भी कौन सा क्षेत्र है? कोरबा क्षेत्र। आप कमेंट करके बताएंगे कि छुरी कोसगई राजधानी आपका किस व्यक्ति ने ले गया है ना। जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि छुरी कोसगई राजधानी आपका किसने ले गया। ठीक है। और छुरी कोसगई राजधानी मैं बता देता हूं आपको, ले गए थे हमारे बहारेंद्र शाह। कौन ले गए थे? बहारेंद्र शाह ने अपनी राजधानी बनाई थी छुरी कोसगई, जो कि कौन से क्षेत्र में है? कोरबा क्षेत्र में। इसके बाद कलचुरियों की चौथी राजधानी मिलती है हमें। चौथी राजधानी मिलती है खल्लारी। कौन मिलती है भाई? खल्लारी। और खल्लारी मुख्यतः कौन सा कहाँ क्षेत्र है जी? महासमुंद जिले में है आपका। और खल्लारी राजधानी अभी हम रायपुर शाखा में पढ़े हैं, ले गए हमारे कौन? केशव देव। कौन ले गए हैं? केशव देव ने अपनी राजधानी बनाई थी किसको? खल्लारी को। तो याद रखना यह आपको कलचुरियों के कौन से क्रम की राजधानी है? चौथे क्रम की राजधानी है। और कलचुरियों की अंतिम और पांचवें क्रम की राजधानी मिली में रायपुर। और रायपुर तो रायपुर ही है हमारा। और रायपुर राजधानी किसने ले गया जी? हमारा ब्रह्मदेव ने। किसने ले गया? ब्रह्मदेव ने राजधानी ले गया कहाँ पे? रायपुर। तो इस प्रकार से आप कंटेंट को आपका देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें सरल माध्यम में आपको आपका प्रश्न बनाने में सरल सहायता होगी। कलचुरियों की राजधानी को लेकर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन थी? रतनपुर को राजधानी किसने बनाया? छुरी कोसगई को किसने बनाया? खल्लारी को किसने बनाया? और रायपुर को किसने बनाया? तो कलचुरियों की प्रथम राजधानी थे तुमान, जो कि कौन सा क्षेत्र है? कोरबा क्षेत्र। बनाए थे हमारा कलिंग राज में। दूसरी राजधानी रतनपुर है, जिसको रत्नदेव प्रथम ने बनाया था। छुरी कोसगई कोरबा क्षेत्र तीसरी राजधानी है, जिसको बहारेंद्र शाह ने बनाया। खल्लारी आपका चौथी राजधानी है, जिसको केशव देव ने बनाया। और रायपुर हमारी अंतिम राजधानी है, जो कि आपका किसने बनाया है? ब्रह्मदेव राय ने बनाया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम इनके प्रशासन और इनके अन्य आपका चीजों को देखते हैं। चलिए अब हम कलचुरियों के बारे से और आपका तथ्यों का अध्ययन करते हैं, जहाँ से हमारे प्रश्न पूछा जाता है। हम देखेंगे इसको चार भाग में बांटकर कि कलचुरियों के पतन का कारण क्या रहा, इनका प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही, कुछ इनके पदाधिकारी देखेंगे और कुछ प्रमुख कवि देखेंगे। ठीक है, तो कलचुरी वंश के पतन के कारण में हम पूछा जाएगा, सीजीपीएससी मेंस में भी डायरेक्ट प्रश्न आता है कि कलचुरी वंश के पतन के कोई चार कारण लिखिए। तो हम कुछ कारणों की चर्चा करते हैं। पहला, कलचुरियों का विभाजन होना। इतिहासकारों का मानना है कि कलचुरी वंश का आपका विभाजन होना इनके पतन का कारण बना, क्योंकि यदि हम संयुक्त रूप से रहेंगे तो संयुक्त रूप से हमारी शक्ति ज्यादा रहती है। दो भाइयों में यदि आपका एकता है तो आपको उनकी शक्ति ज्यादा रहेगी, और यदि उनको अलग अलग कर दिया जाएगा तो उनकी शक्ति क्या हो जाएगी? कमजोर पड़ जाएगी। उसी तरह से कलचुरी वंश हमारा इतना समृद्ध आपका इतिहास चला है छत्तीसगढ़ में, लेकिन इनका जैसे ही बंटवारा होता है इनके दुश्मनों को आपको भनक पड़ती है, और भनक पड़ने पर आक्रमण होता है, और आक्रमण करने के फलस्वरूप हमारा कलचुरी वंश का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें एकता पर क्या देना चाहिए? बल देना चाहिए। ठीक है, तो कलचुरियों के पतन का कारण हो क्या? आपका विभाजन होना। दो शाखा में बट गए थे, रायपुर शाखा में और रतनपुर शाखा में। दूसरा इनका कारण कहें तो अयोग्य शासक, अयोग्य शासक हुए
जो अंतिम थे, है ना। दूसरा इनका कारण बना, जो अंतिम राजा थे उन्होंने आपका लड़ाई किया ही नहीं और मराठों के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अयोग्यता था उसमें। भाई यदि आक्रमण किया गया था मराठों द्वारा तो हमें उससे लड़ना चाहिए था। लड़ने के बाद जो भी परिणाम निकलता उसको हम कबूल करते यार। लेकिन हम देखे थे रतनपुर शाखा में जब आपका रघुनाथ सिंह का शासन था तो रघुनाथ सिंह के शासन काल में जैसे ही आपका भास्कर पंथ का आक्रमण होता है उन्होंने आपका पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया कि भाई अब मैं लड़ाई अभी नहीं कर सकता, और सफेद झंडा दिखाकर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसी तरह की परिस्थिति रायपुर शाखा में भी हुई। रायपुर शाखा में हमारे अमर सिंह थे। अमर सिंह के शासन काल में 1750 ईस्वी में हमारा आक्रमण हुआ रघुजी द्वितीय का, और रघुजी द्वितीय के आक्रमण के फलस्वरूप आपका उन्होंने भी क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये भी एक पतन का कारण बनता है, अयोग्य शासक, अंतिम जो शासक थे। तीसरा इनके कारण की बात करें तो स्थायी सेना का नहीं होना। स्थायी सेना का ना होना। कलचुरी प्रशासनिक व्यवस्था में, इनके सैनिक व्यवस्था में स्थायी सेना नहीं थी। स्थायी सेना कहने का मतलब ये लोग जितना इनका साम्राज्य था वहाँ से जनता से ये लाते थे आपका सेनाओं को, व्यक्तियों को सेना में शामिल करने के लिए, लेकिन प्रॉपर रूप से स्थायी सेना आपका नहीं रखते थे जो कि आपका आकस्मिक रूप से लड़ाई के लिए क्या हो, सहायता हो। यदि आप पर अचानक से आक्रमण कर दिया जाएगा और आपके तरफ से लड़ने के लिए कोई सेना ही नहीं रहेगी तो निश्चित ही आपको क्या मिलेगी, हार मिलेगी। इसी कारण हमें जिस भी तरह की लड़ाई लड़ना है, जिस भी तरह का जंग लड़ना है, उसमें हमें पूर्ण रूप से तैयारी करके एक स्थायी रूप से उसका क्या रखना चाहिए, सैन्य व्यवस्था रखना चाहिए, तभी हम उस आपका विद्रोह को तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी की तैयारी करते हुए यदि हम उसके रिक्वायरमेंट को पूर्ण रूप से आपका नहीं फुलफिल करेंगे तो हम क्या सीजीपीएससी में सिलेक्शन ले पाएंगे, कभी नहीं ले पाएंगे। इसी कारण हमें स्थायी रूप से जो सिविल सर्विस का आपका जितना भी सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें आपको पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है जो कि हमसे आपका क्या होगा, सॉल्व होगा। और आपका बहुत सारे आपके चैनल्स वगैरह हैं जो कि आपका बहुत छोटे छोटे फैक्ट बता देते हैं, और जब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग इसको तो पढ़े ही नहीं हैं। इसी कारण हम एक विस्तृत चर्चा के लिए, विस्तृत अध्ययन के लिए और विस्तृत रूप से आपका सिविल सर्विस एग्जाम के लिए समर्पित करने के लिए आपका यह वीडियो स्थापित कर रहे हैं, जिसमें आपको हमारा समर्थन करना है, तभी हम वीडियो आपका डाल पाएंगे। तो ये भी इनका एक कारण बना स्थायी सेना का क्या होना, ना होना। तो इस प्रकार से इनके पतन का ये कारण बना, कलचुरियों का विभाजन, अयोग्य शासन और स्थायी सेना का ना होना। चौथा अगर कारण की बात करें तो मोहन सिंह का षड्यंत्र। मोहन सिंह का क्या था, षड्यंत्र था। हम देखे थे मोहन सिंह किस शाखा का था, रतनपुर शाखा का था, और मोहन सिंह मिल गया था मराठों से। किससे मिल गया था भाई, मराठों से मिल गया था, और मिल करके ये चाहता था कि ये आपका रतनपुर शाखा में रघुनाथ सिंह का आपका पतन हो और राजा कौन बने, मोहन सिंह बने। और मोहन सिंह मिल गया था किनसे, मराठों से। और यह भी एक कारण बनता है इनके पतन का, क्योंकि एक कहावत प्राचीन काल से हमारी चली आ रही है, घर का भेदी लंका ढाए, और लंका को ढाने में आपका पूर्ण रूप से सहयोग किया था आपका छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के पतन का आपका कौन, मोहन सिंह। तो ये कुछ कारण थे जो कि इनके पतन का आपका मूल रूप से कारण बना। इनके प्रशासन व्यवस्था में देखिए, इनके प्रशासन व्यवस्था में सबसे बड़ा रहता था मंडल। कौन रहता था, मंडल। फिर मंडल के बाद रहता था गढ़। क्या रहता था भाई, गढ़। और गढ़ के बाद रहता था बारहो, और बारहो के बाद रहता था ग्राम। जैसे हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में अभी आपका सबसे बड़ा हमारी क्या है, देश है। देश के बाद हमारा राज्य है, राज्य के बाद हमारा संभाग है, संभाग के बाद हमारा जिला है,
जिला के बाद तहसील है, तहसील के बाद आपका ग्राम पंचायत है, इस तरह से व्यवस्था है। तो इनके प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे बड़ा मंडल, मंडल के नीचे गढ़, गढ़ के नीचे बारहो और बारहो के नीचे ग्राम था। मंडल में आपका 1,00,000 गांव शामिल थे। 1,00,000 गांव के समूह को हम एक क्या कहते थे? मंडल कहते थे। तो याद रखना, मंडल कितने गांव का समूह होता था? तो 1,00,000 गांव का समूह होता था। और इसके प्रमुख अधिकारी को, मंडल के प्रमुख अधिकारी को नाम देते थे महामंडलेश्वर। क्या नाम देते थे? महामंडलेश्वर नाम देते थे। और इसको अन्य नाम से भी जाना गया है, मंडलाधिपति। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मंडल के प्रमुख अधिकारी को महामंडलेश्वर या मंडलाधिपति कहा गया है। और 1,00,000 गांव के समूह को मिलाकर आपको बनता था क्या? एक मंडल। उसी तरह एक और व्यवस्था थी गढ़। गढ़ क्या था? यह 84 गांवों का समूह हुआ करता था। 84 गांवों के समूह को नाम दिया गया था क्या? गढ़। और गढ़ के प्रमुख अधिकारी को नाम दिया गया है आपका दीवान। गढ़ के प्रमुख अधिकारी को क्या नाम दिया गया है? दीवान नाम दिया गया है, जो गढ़ का आपका पूर्ण रूप से संरक्षण, देखरेख और राजस्व इकट्ठा करने का कार्य करता है। ठीक है, तो गढ़ क्या है? तो 84 गांवों का समूह को आपका गढ़ कहा गया है। और इसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहा गया है? दीवान की संज्ञा दी गई है। इसी तरह से इनकी एक प्रशासनिक इकाई है बारहो। बारहो, बारहो में स्पष्ट है कि यह 12 गांव का समूह हुआ करता था। कितने गांव का समूह हुआ करता था? 12 गांव का समूह हुआ करता था बारहो। और बारहो के प्रमुख अधिकारी को दाऊ नाम से जाना गया। किस नाम से? दाऊ नाम से जाना गया है। किसके प्रमुख अधिकारी को? बारहो के प्रमुख अधिकारी को। याद रखना है, ये CGPSC 2018 में पूछा गया है कि कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में बारहो का क्या अभिप्राय है। तो आपसे आपका माध्यम में पूछा जा सकता है, बड़े माध्यम में भी पूछा जा सकता है कि आपका कलचुरियों की जो बारहो व्यवस्था थी, यह 12 गांव का समूह को सम्मिलित करके बारहो कहा जाता था। और यह प्रशासन के तहत आपका बारहो का प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। कौन? दाऊ। इसके बाद सबसे छोटी इकाई थी कौन? ग्राम। और गांव में एक या एक से अधिक गांव मिलकर ग्राम पंचायत बनता था। जैसे हमारी पंचायती राज व्यवस्था में देखे होंगे कि एक गांव भी आपका ग्राम पंचायत रहता है। और ग्राम पंचायत के तहत कई गांवों को भी क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। तो इनका भी इसी तरह का व्यवस्था था। एक गांव भी रहता था और अधिक गांवों को मिलाकर भी क्या बनाया जाता था? ग्राम पंचायत। और ग्राम के प्रमुख अधिकारी को ये लोग गौटिया कहते थे। क्या कहते थे? गौटिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कलचुरी शासन व्यवस्था में आपका ग्राम के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना गया है? तो गौटिया नाम से जाना गया है। क्लियर है बातें? मंडल 1,00,000 गांव के समूह, मंडलाधिपति या महामंडलेश्वर। गढ़ 84 गांव का समूह, प्रमुख अधिकारी दीवान। बारहो 12 गांव का समूह, प्रमुख अधिकारी दाऊ। ग्राम एक गांव या गांव को मिलाकर आपका इसके प्रमुख अधिकारी को गौटिया। गांव में पंचकुल नाम का संस्था हुआ करता था। कौन से नाम का? पंचकुल नाम का संस्था हुआ करता था, जिसमें 5 प्रतिनिधि और 5 से ज्यादा प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुआ करते थे। और पंचकुल में जैसे कि हमारा पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग देखते हैं आपका पंच बनते हैं ना, पंच और सरपंच मिलकर आपका बहुत सारे गांव के विवादों का आपका निपटारा करते हैं। उसी तरह से कलचुरी व्यवस्था में भी पंचकुल नाम की संस्था थी, जिसे मूल रूप से 5 या 5 से ज़्यादा लोग भी रहते थे। और इसके जो मुख्य आपका व्यक्ति रहते थे
उनको महत्तम नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? महत्तम नाम दिया गया है। तो आपको पूछा जा सकता है कि पंचकुल नाम की संस्था जो कलचुरी शासन व्यवस्था में रहती थी उसमें महत्तम का क्या अर्थ है? तो महत्तम का अर्थ है कि पंचकुल का मुख्य व्यक्ति। हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत में सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन रहता है? सरपंच। उसी तरह से पंचकुल में मुख्य व्यक्ति महत्तम रहता था। और जो अन्य इसके सदस्य रहते थे, अन्य सदस्य, उनको महत्तर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महत्तर। जैसे ग्राम पंचायत में अन्य आपका सदस्य को हम पंच कहते हैं और मुख्य सदस्य को सरपंच कहते हैं, उसी प्रकार आपका पंचकुल में जो मुख्य व्यक्ति है उसको महत्तम नाम से जाना गया है और अन्य सदस्य को महत्तर नाम से जाना गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया, और प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ चीज़ों को देखते हैं कि जो कि कलचुरी प्रशासन के तहत आपका प्रमुख था। जैसे कलचुरी प्रशासन में सब्जी बेचने के लिए परमिट लिया जाता था। क्या लिया जाता था? परमिट लिया जाता था। उसको युगा शब्द से जाना गया है। किस शब्द से जाना गया है? युगा शब्द से जाना गया है। इस क्वेश्चन को भी आपका कई बार पूछा गया है कि कलचुरी प्रशासन व्यवस्था में युगा का क्या अर्थ है? तो युगा का अर्थ है सब्जी बेचने के लिए जो परमिट लिया जाता था उसको क्या नाम दिया गया है? युगा नाम दिया गया है। जैसे कि हम आपका अन्य देश जाने के लिए हमें आपका क्या लगता है भाई? पासपोर्ट लगता है ना। पासपोर्ट के बिना हम अन्य देश नहीं जा सकते। उसी तरह से आपका अलग अलग गांव में सब्जी बेचने के लिए जो जाते थे तो उनके प्रशासन के तहत उनको एक परमिट लेना पड़ता था और उस परमिट को नाम दिया गया था क्या? युगा। ठीक है, इसके बाद चलिए इनके प्रमुख अधिकारियों को देखते हैं। प्रमुख अधिकारी, कलचुरियों के प्रमुख अधिकारी में सचिवालय प्रमुख, सचिवालय प्रमुख होता था हमारा महाध्यक्ष। कौन होता था भाई? महाध्यक्ष होता था, जो कि कौन से क्षेत्र को देखता था? सचिवालय प्रमुख। इसके बाद आपका सैन्य प्रमुख, सैन्य प्रमुख अधिकारी को महासेनापति कहा जाता था। क्या नाम दिया गया था? महासेनापति नाम दिया गया था। किसको? सैन्य प्रमुख अधिकारी को। न्याय प्रमुख अधिकारी को दांडिक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? दांडिक नाम दिया था, जो कि दंड देने का आपका अधिकारी होता था। तो न्याय प्रमुख अधिकारी को दांडिक नाम दिया गया है, सैन्य प्रमुख अधिकारी को महासेनापति और सचिवालय प्रमुख को महाध्यक्ष। एक और है आपका राजस्व प्रमुख। राजस्व प्रमुख अधिकारी को महाप्रमात्र नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? महाप्रमात्र नाम दिया गया है, जो कि किसका इकट्ठा करता था? राजस्व को इकट्ठा करता था, है ना। और जो इसका खजाना रहता था, कलचुरियों का खजाना या फिर मंदिरों के में आपका दान पत्र रहता है ना, उस टाइप का, इसके देख रेख करने के लिए एक आपका व्यक्ति था देख रेख के लिए, जिसको नाम दिया गया था महालेखी। वह देख रेख करता था, महालेखी नाम का व्यक्ति। आपका जो मंदिर का दान पत्र में कुछ भी पैसा वगैरह है उसका देख रेख करने वाले व्यक्ति को क्या नाम था? महालेखी। एक और आपके इंपॉर्टेंट है इसमें धार्मिक प्रमुख व्यक्ति। धार्मिक प्रमुख व्यक्ति, धार्मिक प्रमुख को ये लोग महापुरोहित कहते थे। किस नाम से जानते थे? महापुरोहित नाम से जानते थे। किसको? धार्मिक प्रमुख व्यक्ति को, जो कि धर्म के लिए आपका कार्य करते थे। ठीक है, इसके बाद और देखें हम इनके प्रशासनिक व्यवस्था में, तो ये लोग
किस धर्म को मानने वाले थे आप? शैव धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को मानने वाले थे? शैव धर्म को मानने वाले थे, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति ये सम्मान रखते थे। क्या रखते थे भाई? सम्मान रखते थे, सहिष्णु व्यवहार करते थे। कैसा व्यवहार रखते थे? सहिष्णु व्यवहार रखते थे, जो कि आपका अपने धर्म को तो अच्छा मानता ही है, साथ साथ अन्य के धर्म को भी आपका अच्छा मानता है, उसकी अवहेलना नहीं करता। उसको हम क्या नाम देते हैं? सहिष्णु नाम देते हैं। तो ये धर्म के प्रति क्या थे? सहिष्णु थे। किस धर्म को मानते थे? शैव धर्म को। इस शैव धर्म को मानने को इसका प्रमाण मिलता है सिक्कों में। इनके सिक्कों में आपका ओम नमः शिवाय लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ओम नमः शिवाय लिखा गया है आपका इनके सिक्कों में, जिससे जानकारी मिलता है कि ये लोग किस धर्म को मानने वाले थे? शैव धर्म को मानने वाले थे। इनकी कुल देवी का क्या नाम था जी? इसकी कुल देवी का नाम था गजलक्ष्मी। क्या नाम था? गजलक्ष्मी। हाथियों के भी ये क्या करते थे? पूजा करते थे। हाथियों की पूजा किया करते थे, है ना। तो याद रखना, इसकी कुल देवी का नाम गजलक्ष्मी, सिक्कों में ओम नमः शिवाय लिखा है, जो कि शैव धर्म का प्रतीक है, और इनकी कुल देवी का नाम है क्या? गजलक्ष्मी। ठीक है। आपके कलचुरी काल के इतिहास में दो प्रमुख आपका कवि मिलते हैं। दो प्रमुख कवि मिलते हैं कलचुरी वंश में। एक तो बापू रेवाराम मिलते हैं, और एक मिलते हैं हमें आपका गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र और बापू रेवाराम आपका किस काल के कवि हैं? तो कलचुरी काल के कवि माने गए हैं। और बापू रेवाराम हैं आपका, यह रतनपुर क्षेत्र से आपका ज्यादा रिलेटेड थे। किस क्षेत्र से? रतनपुर क्षेत्र से। बापू रेवाराम की आपका इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इसका एक रचना है विक्रम विलास। क्या रचना है? विक्रम विलास एक रचना है किसकी? बापू रेवाराम की। और विक्रम विलास रचना में इन्होंने छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया है। छत्तीसगढ़ी शब्द का इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कलचुरी वंश के आपका कौन से व्यक्ति के किस साहित्य से छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रयोग किया गया है? तो बापू रेवाराम की रचना है विक्रम विलास, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ी शब्द का क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। बापू रेवाराम की अन्य कई रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाओं की बात करूं तो तारीख है वंशी। तारीख है वंशी। ये तारीख है वंशी है। यह कलचुरी वंश का इतिहास है। ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कलचुरी वंश का इतिहास किसने लिखा है? तो बापू रेवाराम ने लिखा है, और उसका नाम क्या है? तारीख है वंशी। याद रखना, इन्होंने आपका कलचुरियों का इतिहास भी लिखा है, और इन्होंने रतनपुर का इतिहास भी लिखा है। किसका इतिहास लिखा है? रतनपुर का इतिहास लिखा है। किस व्यक्ति ने? बापू रेवाराम की। इनकी अन्य बहुत सारी रचनाएं हैं। नर्मदाष्टक है, नर्मदाष्टक है इनकी एक रचना। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं बापू रेवाराम की। गीता माधव है ना, आपका कृष्ण भजन है। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जिसको हम आप जब रचना वाला पाठ पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के इतिहास के आपका रचना वाला पाठ, उसमें देखेंगे कि क्या क्या विशेष रचनाएं हैं। तो बापू रेवाराम के बारे से याद रखना है, ये किस काल के कवि हैं? तो कलचुरी काल के कवि हैं। गोपाल मिश्र है, ये गोपाल मिश्र राज सिंह के दरबारी कवि थे। राज सिंह के कैसे कवि थे? दरबारी कवि थे। देखे थे हम राज सिंह, जो कि आपका रतनपुर शाखा का एक राजा है ना। और गोपाल मिश्र की एक रचना है खूब तमाशा। क्या रचना है? खूब तमाशा एक रचना है गोपाल मिश्र की। और इस खूब तमाशा में भी आपका
छत्तीसगढ़ी शब्द का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किया है। तो आप याद रखना, गोपाल मिश्र खूब तमाशा इनकी रचना है और खूब तमाशा में इन्होंने छत्तीसगढ़ी शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। गोपाल मिश्र की भी अन्य कई रचनाएं हैं। अश्व घोष है इनकी रचना, इनकी रचना राज प्रताप है, और इनकी अन्य रचनाएं हैं गोपाल मिश्र की अश्वघोष, राज प्रताप, आपका सुदामा चरित, अन्य इसकी रचनाएं हैं जिसको हम आपका रचना वाले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन ये दोनों कवि थे हमारे किस काल के, कलचुरी वंश के काल के। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। कलचुरी वंश के बारे से कुछ और फैक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप बोल रहे थे कि आपका आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा है, तो आवाज़ को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने माइक का इस्तेमाल किया है। इससे आपको सहायता मिलेगी, है ना। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप इस वीडियो को, इस चैनल को प्रमोट कीजिए ताकि और मैं वीडियो बना सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और यदि कुछ भी आपका दिक्कत रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।